वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है। तो चाइल्ड पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के सेशन हम एक और लेकर आ चुके हैं। सो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, 603 नंबर क्वेश्चन। डैश बच्चों में अमूर्तारमन प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। राइट आंसर इज प्रतिभाशाली। ठीक है। इनमें अमूर्तमान प्रत्ययों मतलब जो चीजें हम अमृत रूप से देखते हैं उनको ग्रहण करने की क्षमता इन बच्चों में होती है जो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है। अमूर्त चीजें मतलब जो हमारे सामने ना हो लेकिन फिर भी हम उन चीजों की इमेज को अपने दिमाग में विजिबल देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 604 सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। चाइल्ड पेडागोजी के अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है और हमने देखिए 600 प्लस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यहाँ पर। सो द राइट आंसर इज ये सभी कारक जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो अनुकरण हो, प्रशंसा एवं निंदा हो या प्रतियोगिता ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इसको। चलिए। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धरासभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आजाद? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, धरासभा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु? और प्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग हम करते हैं प्रौढ़ प्रौढ़ के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 607 नंबर क्वेश्चन। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, संक्रियात्मक से अधिगम, अनुबंधन का सिद्धांत? पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 608। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शंस है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या गुण सिद्धांत।
चलिए, तो राइट आंसर इज मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। कई क्वेश्चंस यहाँ पर है जो आपको यूनिक लग रहे होंगे, यूनिक है तो आप उनको बिल्कुल नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 609, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन डी। सीडीपी यानी कि शिक्षण शास्त्र में आपको समझना होता है फ्रेंड्स, इसमें आप रट नहीं सकते। रटने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह के नाम आपको रटने होते हैं, सिद्धांत आपको रटने होते हैं, लेकिन कई बार मोस्टली ज्यादातर जो एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए आप रट नहीं सकते, आप उनको आपको समझना ही पड़ेगा। 610 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चा डैश की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तीन वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता का विकसित करता है। 1011 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 611, डैश की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वयस्कता, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। कौन सी अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है? यह है किशोरावस्था, और किशोरावस्था से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 612 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वालीनता, भगोड़ापन। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? यह है स्वालीनता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा मतलब सबको एक साथ पढ़ाना है, हर एक बच्चा इक्वल है, बराबर है। निःशक्त बच्चा करके उसको हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको भी सारे सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाकर पढ़ाना है। 614, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, कथन वाला क्वेश्चन है। तो ये कथन है मानसिक विकास, भाषा का विकास, ध्यान का विकास, शारीरिक विकास, कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है।
यह कथन है मानसिक विकास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े। सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। 616 देखिए। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक डैश भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मक पूर्ण या सक्रियतापूर्ण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नकारात्मकता पूर्ण तो होगा ही नहीं। सहानुभूति क्यों करेंगे? सहानुभूति भी नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा सक्रियतापूर्ण। ठीक है, सक्रियतापूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 617। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में, यौन संबंध में? इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 618 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बोला गया है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अनुकूलित अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है चारों में से? सो द राइट आंसर इज ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 619। चलिए, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कथनों को पढ़ते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। जो उपयुक्त सभी। अच्छे से पढ़िए और सोच समझकर फिर ये आंसर कीजिए। उपलब्धि अभिप्रेरक। और सबसे पहले आप सभी क्लास को शेयर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? सी टेट सी टेट के जितने भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशंस है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस के एग्जाम में भी जो सीडीपी वाले क्वेश्चंस है उसके लिए भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और जहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे कथन ही आपके सही कथन है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 620।
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। देखिए ऑप्शंस। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि वह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सही है यह कथन, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये आपकी सही बात है कि आपको विविध प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, एक साथ अधिगम देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 621 नंबर। देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? सो द राइट आंसर इज बहु अनुक्रिया का नियम यहाँ पर मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 622 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? उदातीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण? पढ़ के समझेंगे पहले क्वेश्चन को। सीडीपी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ के समझने होते हैं, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप समझ के आंसर कीजिए। और ये क्रिया होगी विस्थापन की। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 624, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव पद प्रश्न के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। सबसे अच्छा कथन कौन सा है यहाँ पर एक अध्यापक के लिए, एक अच्छे अध्यापक के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक अच्छा अध्यापक सदैव बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करता है, इनकरेज करता है। 625 देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। ऑप्शन डी को आप पहले काटो। मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है अध्यापक, तो उसके लिए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ठीक है, इमोशनली वो कंट्रोल नेचर का है। 626 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रुके नहीं, उसकी अनुपस्थिति का कारण खोजे, उसके माता पिता से पूछे कि क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है और बहुत ही क्लियर आंसर दिख रहा है मुझे। ऑप्शन लास्ट वाले को आप काट दो। यहाँ पर आंसर होगा कि उसकी अनुपस्थिति का कारण खोजे, कि क्यों वो स्कूल नहीं आ पा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 627, घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है।
अशिक्षित अभिभावकों का होना, आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, स्थायी रूप से ना रहना, विद्यालय का नहीं होना। घुमंतु मतलब जो हमेशा दिन भर बस घूमते रहते हैं वहां। क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो घुमंतु हो जाते हैं, क्या समस्या है? स्थायी रूप से ना रहना, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है कौन सी, देखिए। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाइयां। अच्छा, डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है बोला गया है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग में संबंध में निश्चय, तो ये डिसलेक्सिया नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 629 देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? ऑप्शन है, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? बढ़ रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे भी क्लास को शेयर करेंगे और डेली क्लास अटेंड जरूर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 613, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अत्यंत अप्रत्यक्ष ढंग है? आंसर देख ही लिया, उदातीकरण हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 631 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, या उपयुक्त सभी। किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। 632 नंबर देखिए, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 633, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इसकी संख्या है आपकी 16, ऑप्शन सी। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। 634 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई परिस्थितियों में समायोजन की। अच्छा, तो यहाँ पर इसका एक ऑप्शन मिस है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। तो सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।